अब बात यह है कि अगर आप ये बेसिकली टॉपिक देखते हैं, मैं इसको फोर्थ टॉपिक बना रहा हूं, इसमें हम जिस चीज को पढ़ने जा रहे हैं वो डिस्पोजल ऑफ अपील बाय द एपलेट ट्रिब्यूनल। कहता है फर्दर इंक्वायरी एपलेट ट्रिब्यूनल में बिफोर डिसाइडिंग एन अपील, यानी फैसला करने से पहले कॉल फॉर पर्टिकुलर्स, वो पर्टिकुलर्स के लिए कॉल कर सकते हैं जिन बुनियादों पर पहला फैसला हुआ था वो पर्टिकुलर्स, एंड मेक फर्दर इंक्वायरी थ्रू कमिश्नर, यानी जो पॉइंट वो समझते हैं कमिश्नर ने इन्वेस्टिगेट किए हैं, उसके अलावा कोई पॉइंट्स है तो कमिश्नर को कह सकते हैं कि इस फैक्ट्स पे मुझे रिपोर्ट दो। जनरल ड्यूरेशन ऑफ प्रोसीडिंग जो है वो आमतौर पे एपलेट ट्राइब्यूनल शेल डिसाइड द अपील विद इन 6 मंथ, आमतौर पे 6 माह में एपलेट ट्राइब्यूनल जो है वो फैसला कर देता है। क्लियर जी? अच्छा, तो ये मैंने बड़ा उसमें से चुन चुन के पॉइंट निकाल लिए थे जो मुझे लगे कि ये बड़े काम के पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, नेचर ऑफ केस। अब डिस्पोजल ऑफ अपील में नेचर ऑफ केस के एतबार से फैसला आ सकता है। देखिए हर केस का अपना एक नेचर होता है, तो वहां जितनी नेचर बन सकती थी मैंने कहा इनको अलग अलग कर लेते हैं। देखिए अगर केस ऑफ डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ, कोई टैक्स ड्यू होगा जो उसने नहीं दिया होगा, तो कहते हैं कि एपलेट ट्राइब्यूनल हियर द पार्टीज इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय एनी ऑफ द पार्टी ऑन द डेट ऑफ हियरिंग। इसका मतलब है डिफॉल्ट दोनों हो सकते हैं। अच्छा, एक टैक्स पे डिफॉल्ट हो सकता है तो कॉमन सेंस कहती है कि उसने टैक्स जमा नहीं कराया, लेकिन एफपीआर डिफॉल्ट हो सकता है, रिफंड नहीं किया होगा, दैट्स थिंग, बिल्कुल सही। ट्राइब्यूनल में प्रोसीड बेस्ट असेसमेंट, तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा, बेस्ट असेसमेंट कर सकता है टू डिसाइड द अपील ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिकॉर्ड। अब बेस्ट असेसमेंट क्यों करेगा, क्योंकि डिले की वजह से पेनल्टी भी इंपोज हुई होगी, ठीक है ना, और कुछ बाकी रिवार्ड भी होंगे, जैसे अगर रिफंड लेट किया जाए तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, हम ये पढ़ चुके हैं। तो ये किस केस में, अगर डिफॉल्ट हो। अच्छा, अगर असेसमेंट ऑर्डर हो तो फिर क्या होगा, मेक एन ऑर्डर अफर्म मॉडिफाई और एनॉल द असेसमेंट ऑर्डर, यानी वो उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, उससे इनकार भी कर सकता है, उसको रद्द भी कर सकता है। ठीक है, आर प्लेस द केस टू कमिश्नर आर कमिश्नर अपील फॉर फर्दर इंक्वायरी। तो एक काम ये कर सकता है मॉडिफाई कर दे, बात खत्म हो गई। एक काम ये कर सकता है उसको टोटली रिजेक्ट करके दोबारा दे दे कि नहीं, इसको दोबारा असेस करें, ये नहीं सही हुआ। क्लियर जी? तो एक ये केस हो गया, ये हो गया। अदर देन असेसमेंट, the tribunal may make an order vary or cancel the previous decision, पिछले फैसले को कैंसिल कर सकता है। The tribunal can only increase an assessment or decrease refund after opportunity of showing cause is provided to the taxpayer। अगर टैक्स बढ़ाएगा या रिफंड रिड्यूस करेगा तो दोनों चीजों के लिए वो प्रेजेंटेशन का पूरा मौका देगा, किसको, टैक्स पेयर को, तो अपनी इजहार कर सके बात का। क्लियर जी? ये है। अच्छा, रिलेटेड विद एओपी हो तो एनी चेंज इन मेड इन द असेसमेंट हो, एओपी न्यू असेसमेंट होती है, तो एओपी को क्या किया जाएगा, इस ऑर्डर ट्राइब्यूनल कैन ऑथोराइज द कमिश्नर टू अमेंड द असेसमेंट ऑफ एओपी। आल्सो in this case journal limit time will not be apply, यहाँ टाइम अप्लाई नहीं होता, लेकिन याद रहे कि इस असेसमेंट में वो एओपी को भी दोबारा देख सकता है और उसके मेंबर्स की भी असेसमेंट दोबारा कर सकता है, दोनों हो सकते हैं इंडिविजुअल्स की। क्लियर जी? तो ये मैंने सारों को एक जगह इकट्ठा कर दिया था और मैंने एक केस, दूसरी टाइप का केस, तीसरी टाइप का केस अलग अलग कर दिया, वहां इकट्ठे ही लिखा हुआ था। मैं क्या नहीं, इसको जरा यूं कर लेते हैं, ऐसे जरा बच्चे को समझ आएगी बात। अच्छा, अब देखिए एपलेट ट्राइब्यूनल शेल कम्युनिकेट द ऑर्डर टू, ये तो बात पहले भी हो चुकी है, जाहिर है एक इफेक्टी है और एक इफेक्ट करने वाला है। इफ द ऑर्डर इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट द डिसीजन ऑफ एपलेट शेल बी फाइनल। अच्छा, अगर मामला प्रोसीजर का है ही नहीं, मामला टैक्स का है ही नहीं, मामला है लॉ की तशरीह का,
तो इसमें तो उसको किसी दूसरे को कहने की जरूरत है इन्वेस्टिगेशन की, वो खुद ही जो फैसला करेंगे वो क्या होगा, फाइनल होगा। क्योंकि अगर ये किस चीज का है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे सवाल पैदा हो गया, तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे सवाल पैदा हो गया, तो अगर वो समझ दे सब पूरा है तो वो जो तशरीह करेंगे सबसे बेस्ट होगी। अच्छा बच्चों, अब आगे क्या आ गया, फैसला किसको जा सकता है, हाई कोर्ट को। कहते हैं अगर नाराज, एग्रीवेट का मतलब है नाराज पर्सन और कमिश्नर, देखिए दोनों ही हो सकते हैं, नाराज पर्सन जाएगा या कमिश्नर जाएगा। कमिश्नर समझता है कि नहीं यार ये सही नहीं हुआ, मेरी असेसमेंट सही थी, तो कमिश्नर भी जा सकता है। अगर नाराज बंदा जाएगा तो क्या करेगा, he may refer with the statement of case to high court within 90 days, ठीक है। लेकिन 90 डेज के अंदर अंदर चला जाएगा जो भी एपलेट ट्राइब्यूनल का ऑर्डर है उसको लेके, दोनों में से कोई भी, या कमिश्नर या टैक्स पेयर। अच्छा, द एप्लीकेशन शैल बी ऑन प्रिस्क्राइब फॉर्म पे होगी और शैल स्टेट द क्वेश्चन ऑफ लॉ। चूंकि अब आप कोर्ट में जा रहे हैं तो अब कानून का कोई तकाजा लेना पड़ेगा ना। अच्छा, एन एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनाइड विद द फी ऑफ, अच्छा यहाँ जितनी भी फी लगी है अगर कमिश्नर आगे केस ले जाए तो क्या उसको भी पैसे देने पड़ेंगे? किसी भी केस में कमिश्नर को पैसे नहीं देने, वो तो सैलरीड पर्सन है, वो तो सैलरीड पर्सन है एफईआर का, तो लिहाजा फी कौन देगा, टैक्स पेयर। कमिश्नर नहीं देगा, कमिश्नर आगे केस लेके जाएगा उसके लिए कोई फी नहीं है, हाँ टैक्स पेयर के लिए फी है। अच्छा बच्चों, अब आ गया द स्टेटमेंट ऑफ हाई कोर्ट शैल स्टेट, जो उसका जो फैसला होगा वो किस मत में होगा, किस अमर में होगा। पहली बात फैक्ट्स पे बेस करेगा। फैक्ट्स क्या है, वो डिटर्मिनेशन ऑफ एपलेट ट्राइब्यूनल को देखेगा। क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग आउट ऑफ ऑर्डर, इसमें कौन सा कानूनी नुक्ता पैदा होता है जिसको वायलेट किया गया है। और आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट अ क्वेश्चन of law arises, it may proceed for hearing in the case। यानी समझ केस जाएगा और अगर उन्हें लगता है कि इसके अंदर तो कोई क्वेश्चन ऐसा बड़ा है ही नहीं, तो दे विल सेंड द केस अगेन टू द कमिश्नर। दे विल रिसीव द केस if they find it that there is a particular question arises and there is some sort of law is either not properly implemented or law is being violated, या तो कानून वायलेट किया गया है या कानून की सही तशरीह ही नहीं की गई और न मुकदमे की बुनियाद ही गलत रखी गई है, कानून के तकाज़ों के मुताबिक नहीं, फिर वो केस रखेगा। और अगर उसे लगे कि ये तो चंद रुपयों का बढ़ना घटाना ही है, कानून अपनी जगह सही है और केस की डायरेक्शन ठीक है, तो कहेंगे हमारे नज़दीक ये नहीं बनता कि आप हमारे पास ये केस लाएं, इसको आप दोबारा फिर ले जाएं, अपने किसी प्रोसीजर को देख लें। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ बेंच क्या होता है हाई कोर्ट का। द रेफरेंस ऑफ हाई कोर्ट शैल बी हियर्ड बाय द बेंच ऑफ at least 2 judges, ज्यादा भी हो सकता है, depending on the high court after hearing the reference shall decide the question of law। कानूनी तुक्ता क्या है, pass a judgment specify the ground, तो एक judgment देंगे वो, specify the ground and copy of judgment will be sent to appellate tribunal, और उसकी कॉपी किसको भेजी जाएगी, appellate tribunal को भेजी जाएगी। even a reference is made to High Court, the tax shall still payable as per the order of appellate tribunal। अगरचे केस हाई कोर्ट में चला है, लेकिन जो पैसे का लेन देन है स्टिल वो कौन करेगा, एपलेट करेगा। उसकी वजह ये है कि हाई कोर्ट कानूनी मजाज है, फैसला दे सकता है, लेकिन उस फैसले को स्टिल किसके ऑर्डर से इशू किया जाएगा, एपलेट ट्राइब्यूनल के। चूंकि उनकी वो फील्ड नहीं है कि जज अपने नाम से भेजे कि नहीं तुम्हें इतने पैसे देने ही पड़ेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वो तो नहीं भेजेगा, वो कहेगा नहीं फैसला हम कर देंगे लेकिन जो पैसे का लेन देन है उन्हीं के नाम से होगा। अच्छा बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ बेंच क्या होगा, द हाई कोर्ट इश्यू स्टे ऑर्डर ऑन रिकवरी टू टैक्स, यानी स्टे तो दे देगा, ये स्टे वही है कि भाई अभी से ना मांगो जब तक मुकदमा जेरे क्या हो सकता है, जेरे बहस है, जेरे समाअत है। एक्सपायर 6 मंथ, यानी किस सूरत में स्टे रहेगा जरा सोचिए,
एक्सपायर जब भी वो स्टे लेगा 6 माह बाद ही एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि 6 माह से ज्यादा मुकदमा चलेगा नहीं। एक्सपायर द 6 month फ्रॉम द डे इट वाज पास्ड, तो जब स्टे दिया गया कितने माह तक रहेगा? 6 माह तक। या डिसीजन दे दिया कोर्ट ने, डिसीजन देते क्या होगा? सस्पेंड हो जाएगा। एंड ऑर्डर, या फिर ऑर्डर इज विड्रॉल बाय हाई कोर्ट ने ऑर्डर विड्रॉल कर लिया, एप्लीकेशन वापस कर दी। तो जैसे ही मुकदमा वापस कर दे, मुकदमे का फैसला हो जाए या ऑर्डर हो जाए, ऑर्डर हो जाए तो 6 माह, फैसला हो जाए तो फौरन, और एप्लीकेशन वापस हो जाए या विड्रॉल हो जाए तब भी फौरन। ठीक है। अच्छा, आफ्टर application if high court satisfied with the question of law arises, it may proceed to hearing the case। अगर उन्हें लगता है कि वाकई ये मुकदमा सुनने वाला तो सुनेंगे। कितने का बेंच होगा? एटलीस्ट 2 जजेस का। आफ्टर हियरिंग द रेफरेंस डिसाइड द क्वेश्चन कि कौन सा क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज करता है, एंड वो चाहे तो इसको रेफर करेंगे, फिर भी पेएबल किसके जरिए होगा? एपलेट ऑर्डर के। और ये बातें तीनों भी आपने अभी पढ़ ली। अच्छा बच्चों, अब सबसे ऊपर का कोर्ट कौन सा है हमारा? सुप्रीम कोर्ट। अगर जाना चाहे तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज अ फाइनल फॉर्म, ये बिल्कुल हमारा आखिरी फॉर्म है, इसके बाद कोई चीज अवेलेबल नहीं है। Provision relating to file of appeal in Supreme Court of Pakistan has been omitted through 2005 as they are already included in Constitution of Pakistan। तो इसके तहत आप अप्लाई करेंगे। इसकी ज्यादा तफसील नहीं थी, मैंने भी इसकी तफसील में जाना मुनासिब नहीं समझा, इतना ही काफी है कि इसके ऊपर वाला कोर्ट ही है। हाँ, एक नुक्ता है कि इसके बाद कंपोजिशन ऑफ फॉर्म कैसे होती है और कैसे करते हैं। ये बेसिकली मामला है जो आपका ADRC है। अब ADRC क्या है? शाबाश, ये है आपका जिसको आप कहते हैं एक फॉर्म है जिसके अंदर आप डिस्प्यूट को, तो इसको कहते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। कौन सी बच्चों? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। ये हेडिंग ही गलत है, ये है इसका नाम, इसलिए इसको कह देते हैं क्या? ADRC, क्या? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। अच्छा, ये कमेटी जो है, ये हमने इसको आम तौर पे जो शो ऑफ करते हैं ना, वो इस तरह करते हैं कि ये जहां कानूनी नुक्ता वहां तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन जहां प्रोसीजरल मैटर होते हैं वहां आप डिस्प्यूट की तरफ जाते हैं। अब कोई मसला कोर्ट अगर केस का फैसला भी कर दे तो कानून समझाएगा। कानून समझाने के बाद कौन सा बंदा बैठ के बकायदा तय करेगा कि लायबिलिटी क्या होगी और टैक्स कितना होगा। क्या हाल है? ये काम कोर्ट का तो नहीं है। कोर्ट तो नुक्ते पे फैसला दे देगी, लेकिन जो असल डिसीजन होगा कभी वो फिर यहाँ आके होगा अगर ज्यादा मसला होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? ए पर्सन में अप्लाई टू FPR टू रेफर द मैटर टू कमेटी विच इज पेंडिंग बिफोर। किसी भी कोर्ट के आगे मसला पेंडिंग है और वो कहता है जी कोर्ट फैसला करता रहेगा, बड़ा टाइम हो गया है और लंबा काम होगा, ऐसा करते हैं हम बैठ के मसला हल कर लेते हैं, है ना। जैसे वो मियाँ बीवी की लड़ाई में वो कोर्ट में चले जाते हैं, बड़ी लंबी बहस होती हैं, 3 साल 4 साल 5 साल, इन दी एंड क्या होता है? बैठ के फैसला होता है कि हमने इकट्ठे रहना है या नहीं रहना। अगर लड़ाई कोई लेन देन का मामला है तो 10-10 20-20 साल मुकदमे चलते रहते हैं। इन दी एंड बैठ के पार्टीज फैसला करती हैं। ये वही मामला है। तो क्या होगा कि आप एप्लीकेशन दे देंगे कि कोर्ट के आगे केस चल रहा है, एपलेट के आगे कोर्स चल रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इसको कमेटी में ले आए और मामले को डील करें। Where matter is related to mixed question of fact and law, जहां मामला मिक्स मसला है फैक्ट और लॉ का। खाली लॉ का होता तो उधर ही रहता, जब फैक्ट और लॉ दोनों हो गए तो फिर किधर ले आओ? फिर ही नहीं, फिर कमेटी में ले आओ। हाँ, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में ले आओ। द बोर्ड शैल डिसाइड वेदर कि हमें ADRC बनानी है या नहीं।
लेकिन इन मामला में नहीं बनाएगा वेयर प्रोसिक्यूशन इज इन प्रोसीडिंग। अब काम चल रहा है तो ये तो कोर्ट का क्या होगा, वायलेशन हो जाएगा ना मामले का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। द इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन मे इफेक्ट अदर सिमिलर केसेस, कि अगर हम ये इंटरप्रिटेशन करते हैं तो इस तरह के फैसले हम इस अंदाज से बड़े केसेस पे कर चुके हैं, और अगर एक केस का फैसला इस अंदाज से हुआ तो बाकी तीनों चारों या सातों या आठों या 10 या प्रेसिडेंस मिल जाएगी और वो फैसले भी चेंज करने पड़ेंगे। तो इन दोनों केसेस में हम वेलकम नहीं करेंगे आपको ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में। अगर आप इनिशिएटिव ले चुके हैं, कोर्ट अपना काम कर रही है, तो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता हमारे दरवाजे बंद है। हाँ, आप अप्लाई कर चुके हैं, अभी प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई, तो हम कोर्ट को रिपोर्ट कर सकते हैं कि जी हमारे पास केस आ गया, आप सब रुक जाए। ठीक है। और दूसरी सूरत क्या है कि आपका जो मामला है वो इस तरह के कई सिमिलर केसेस को इफेक्ट कर सकता है, तो फिर भी हम माजरत करेंगे। उसकी वजह, अगर हम इसको सुनते हैं और कोई प्रेसिडेंस गलत सेट करते हैं तो बाकी सारों को भी रास्ता मिल जाएगा। ठीक हो गई ये बात। कंपोजिशन ऑफ फॉर्म, इस कंपोजिशन क्या होती है, इसमें एक होगा चीफ कमिश्नर। आप जानते हैं कि एक चीफ कमिश्नर होता है पूरी ब्यूरोक्रेसी का, और एक होता है पूरे एफबीआर का एक चीफ कमिश्नर होता है। उसके साथ 2 पर्सन होंगे, कौन से, सीएस, यानी 2 सीएस हो जाएंगे, कंप्राइजेस ऑफ, और जिनका कोई 10 साल का ऑडिट वगैरह का एक्सपीरियंस हो। ठीक है जी। अच्छा, रिप्यूटेबल बिजनेसमैन हो, वो भी हो सकते हैं। अच्छा, एफबीआर में प्रिस्क्राइब द रिन्यूमरेशन, वो फिर इनके लिए कोई मुआवजा भी तय करेगा। किसके लिए, जो बंदे आए, चीफ कमिश्नर को तो तनख्वाह मिल रही है ना, चीफ कमिश्नर के लिए नहीं करेगा, अदर देन उनके लिए करेगा जो आपने एक्सपर्ट हायर किए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई टॉप लीडिंग बिजनेसमैन। एफडीआर शेल कम्युनिकेट द अपॉइंटमेंट ऑफ, किसको इन्फॉर्म करेगा, एंड कमिश्नर। ये तब करेगा अगर प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई। अगर प्रोसीडिंग शुरू हो गई, वही हेयरिंग हो रही है, फिर तो उन्होंने केस नहीं लेना। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम बच्चों। तो ये हो गया जी आपका इसके अंदर। अब कहता है रिकवरी ऑफ टैक्स शेल बी स्टेट। जब ये जाएगा ना तो उसमें अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए सबसे पहला काम क्या होगा, रिकवरी के लिए स्टे मिल जाएगा। स्टे का क्या फायदा भाई, जब तक फैसला नहीं होता तब तक आपसे टैक्स लिया नहीं जाएगा। ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी टिल द फाइनल डिसीजन, द डिसोल्यूशन ऑफ द कमेटी विच एवर इज अर्लियर। या तो ये कमेटी जब तक फैसला नहीं देती तब तक ये स्टे रहेगा, या जब तक कमेटी टूट नहीं जाती, खत्म नहीं हो जाती। और कमेटी शैल एग्जामिन द इशू एंड मे कंडक्ट इंक्वायरी, वो इंक्वायरी तो करेंगे, बेसिकली काम ही है, और ऑडिट भी करवाएंगे। क्लियर जी। लेकिन शैल डिसाइड द डिस्प्यूट कितने दिन में, 60 डेज में। और अगर ये ना हुआ तो फिर क्या होगा, 30 डेज और बन जाएंगे, मिल जाएंगे, 90 डेज हो गए। द डिसीजन ऑफ ERC shall be binding on the commissioner, and when the taxpayer withdraw his appeal pending before appellate authority and communicates his withdrawal of appeal to the commissioner within the 60 days of decision ADRC in case of failure। अगर वो नहीं मानता तो वो केस को आगे ले जा सकता है, तो फिर उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो फिर वो यहां से एग्जिट करके कोर्ट में चला जाएगा। ठीक होगी ना बात, नो प्रॉब्लम जी। ये है जिसका एंडिंग। ठीक है। अब ये बताइए कि इसके अंदर प्रूफ देने की जिम्मेदारी किसकी है, टैक्स पेयर की जिम्मेदारी है कि इसके अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है किसके पास है, टैक्स पेयर पे बर्डन ऑफ प्रूफ है। क्लियर जी, रिकॉर्ड रखना इसीलिए तो कह रहे हैं। तो यहां पे आगे हम ये कहते हैं